दोस्तों, अगर हम एंशंट हिस्ट्री की बात करें तो वो हर साल अलग तरह से पूछी जाती है। हर साल उसके जो क्वेश्चंस पूछने की क्वांटिटी है वो भी बदल जाती है। और हर साल नए आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि एंशंट हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि आप शायद नहीं कर पाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आज के स्ट्रेटजी सेशन के अंदर मैं उसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहूँगा। हम पिछले 10 साल में किस तरह के एशियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले 5 साल में कौन कौन से टॉपिक्स पिक्यूलियर रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इन सारे डाटास को एनालाइज करते हुए हम ये देखेंगे कि इस साल जो 2024 प्रीलिम्स का पेपर आएगा उसमें हमारी किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और लास्ट में आप सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है। मैं आपकी जेन्युइनली मदद करना चाहूँगा इस पूरे 2024 प्रीलिम्स के लिए, और हिस्ट्री को मैं सबसे आपका आसान और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाने की भी कोशिश करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आप सबके लिए एक खास सेट ऑफ लेक्चर्स मैंने तैयार किए हैं तो उसके बारे में भी अनाउंसमेंट रहेगी। अगर हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें जो सिलेबस है वो हमारे को पता होना चाहिए। सो इन टोटल अगर हम पूरी एंशंट हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर 9 टॉपिक्स आपके यूपीएससी सिलेबस में मेंशन्ड है। सबसे पहले हमारे पास है प्री हिस्ट्री। इसमें आप पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक एजिस को पढ़ते हैं। उसके बाद आप हड़प्पन एज के ऊपर आ जाएंगे जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर वैदिक एज आएगा। वैदिक एज के बाद जनपद्स, महाजनपद्स, देन वी हैव मॉडर्न एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के बाद किस तरह का हमारे पास फॉरेन इन्वेडर्स आएंगे, कन्वा डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी। देन वी एनकाउंटर गुप्ता एम्पायर, और गुप्ता एम्पायर के ख़त्म होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड हर्षवर्धन का, और फिर साउथ इंडिया की हम संगम एज के बारे में पढ़ते हैं। अब प्राइमरीली ये ही 9 टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर आपको ये ज़रूर हमेशा समझ के चलना है कि कल्चर कभी भी आप अलग से नहीं तैयार कर सकते। कल्चर ये समझिए कि क्या है, जो भी टाइम पीरियड गुजरा उसके दौरान जो सोसाइटल डेवलपमेंट्स हुई, सोसाइटी के अंदर धर्म भी आएगा, सोसाइटी के अंदर अदर एस्पेक्ट्स भी आएंगे, तो वो सारा कुछ आपको साथ में ही कवर करना है। बच्चे ज़्यादातर गलती यही करते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री को अलग कवर करेंगे और कल्चर को अलग कवर करेंगे, और यही सबसे बड़ा डिजास्टर बनता है, क्योंकि आप फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को स्किप आउट कर देंगे जो कि उन दोनों के मिश्रण से ही आप सॉल्व कर पाएंगे। कि अगर हम बुद्धिज़्म जैनिज़्म को पढ़ रहे हैं, अगर अलग से पढ़ने लग जाएंगे और अगर हम वैदिक एज के बाद की जो डेवलपमेंट्स है सोसाइटल उनको नहीं समझेंगे, तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म आपको समझ में नहीं आ सकता। और यही हम आज के इस पूरे डिस्कशन के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम पिछले 10 साल 2014 से हमारा पूरा पैटर्न बदला, जब 2 ऑप्शनल को हटा के एक ऑप्शन रखा गया और उसके बाद एक चेंज आया था हमारे यूपीएससी पैटर्न में। तो ये पिछले 10 साल का हमारे पास ब्रेकअप है, और आप देखेंगे कि अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, 2014 की बात करें, तो सबसे पहले 14 क्वेश्चन आए। और उसके बाद जो एंशंट हिस्ट्री की कल्चर को मिला के अगर हम ओवरऑल बात करें तो रफली 5 से 6 क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को ही मिलेंगे। और इसकी जो रेलेवेंस है, जैसे हम 2023 की बात करें तो उसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए। अब ये समझिए कि 100 क्वेश्चंस में से अगर 7 क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में से आ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वो टॉपिक या फिर वो पूरा जो एक सेट है क्वेश्चंस का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक तरह से गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए यूपीएससी में, क्योंकि अगर आप हर साल कट ऑफ को देखोगे तो कट ऑफ के आसपास 1 या 2 क्वेश्चंस का ही फर्क रहता होगा। अगर 98 कट ऑफ गई है तो मोस्टली बच्चे 95 से 100 की रेंज में ही बैठे होंगे। और वहाँ पर अगर कोई एंशंट हिस्ट्री में से बहुत आसान क्वेश्चन है तो मोस्टली हर एक बच्चा सॉल्व करके आएगा, और अगर आपका वो गलत हो रहा है उसका मतलब ये है कि आप पक्का से ही उस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो उसी वजह से एंशंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों को अलग तरह से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एंशंट हिस्ट्री के अंदर कल्चर आएगा। कल्चर में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो हर साल पूछे जाएंगे। उसी को हम अब ईयर वाइज देखने की कोशिश करेंगे। 2023 की बात करें सो इन टोटल हमारे पास 7 क्वेश्चन थे, और 7 क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले बुद्धिज़्म के अंदर से क्वेश्चन आया, उसके अंदर जो साइट्स हैं, जो सेक्ट्स बने हों, उसमें से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर बुद्धिज़्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट जो कि उनके स्तूपास बनाए जाते हैं, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स के अवशेषों को रखा जाता है, उनमें से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। देन संगम एज के पोर्ट्स एंड एक इवेंट है जिसको वो कहते हैं वतरिकुल। ये एक ऐसा इवेंट है जब किसी इंसान की ड्यूरिंग द वॉर मृत्यु हो जाए तो उसको हीरो का स्टेटस दिया जाता है। इस तरह का आपने नाडुकल करके स्टोन्स भी पढ़े होंगे, तो उसी तरह का टॉपिक यहाँ फिर एक जेनरिक टर्म पूछी गई थी। देन हमारे पास है बुक्स एंड इट्स ऑथर। अब बुक्स एंड इट्स ऑथर तो एक बहुत जनरल चीज़ होगी कि आपने एक बुक पूछ ली जो कि मौर्यन एम्पायर के दौरान थी, एक गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान पूछ ली, तो इसके लिए तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। देन जैनिज्म में से एक क्वेश्चन पूछा गया, और जो लेटेस्ट ट्रेंड यूपीएससी ने शुरू किया है वो केव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने का। तो केव्स ऑफ इंडिया में एक हमारे को यहाँ पर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये 7 क्वेश्चंस को अगर हम
टॉपिक वाइज बात करें कि टॉपिक्स कौन कौन से थे, तो बुद्धिज़्म में से 2 क्वेश्चन, जैनिज़्म में से 2, संगम एज के 2, केव्स का 1 और मिसलेनियस अगर हम जो ओवरऑल बात करें तो उसमें से 1 था। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपके एंशिएंट हिस्ट्री का, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और संगम एज, मॉडर्न एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप इन 5 को ही करके गए होते तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व होते जो कि बहुत ईजी पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल क्वेश्चन थे, पर क्योंकि हमारा एक जनरल कंसेप्शन होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री हम छोड़ के चले जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। ये समझिए कि आज के टाइम में जो यूपीएससी पैटर्न है या फिर जो पूरा पेपर पूछा जाता है वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है कि आप एक क्वेश्चन को भी मिस आउट नहीं कर सकते हैं। स्पेशली अगर वो इजी क्वेश्चन आए तो फिर तो वहाँ पर गलत होने का या फिर गलती करने का बहुत ही आपको कम प्रोबेबिलिटी मिलेगी। उसी तरह से अगर हम 2022 की बात करें तो यहाँ पर अगेन पहला क्वेश्चन जैनिज़्म, उसके टेक्स्ट और बुक्स में से पूछा गया। देन दूसरा क्वेश्चन है रिलीजन एंड इट्स स्कॉलर्स की, जैसे बुद्धिज़्म के ये हमारे बहुत बड़े मॉन्क रहे, जैनिज़्म के ये स्कॉलर रहे, हिंदुज़्म के ये स्कॉलर रहे, तो इसके लिए आपको एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पता होनी चाहिए। देन मॉडर्न एम्पायर में से अर्थशास्त्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि कौटिल्य के हिसाब से अगर किसी मास्टर का अपने स्लेव के साथ बच्चा हो जाए तो स्लेव के क्या अधिकार होंगे, उस फीमेल स्लेव के क्या अधिकार होंगे, या फिर जो बच्चा पैदा होगा उसको क्या राइट्स मिलेंगे। देन मॉडर्न एम्पायर में से फिर अशोकन एडिक्ट्स में से क्वेश्चन पूछा गया एंड लास्ट में दोबारा से संगम एज के लिटरेचर में से क्वेश्चन पूछा गया। तो हमने 2023 की बात की थी, सेम तरह के क्वेश्चन 2022 में है, जैनिज़्म का 1, रिलीजन का 1, मॉडर्न एम्पायर के 2 और संगम एज के 2। तो अगर किसी बच्चे ने 2022 का पेपर को एनालाइज किया होता और उसने ये आइडेंटिफाई किया कि ये कुछ टॉपिक्स है जो मेरे को करके ही जाना पड़ेगा, तो वो 2023 में भी बहुत अच्छे से काम करके आता, वहाँ पर बहुत ढंग से चीज़ों को एनालाइज कर पाता। फिर 2021 की बात करें तो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कौन कौन सी पावर्स हमारे को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिखती हैं। देन हड़प्पन एज के ऊपर साइट्स पूछी गई। देन मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछा गया था जो कि उस साल करंट अफेयर्स में था कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, तो वहाँ पर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में 2 तरह के ऐसी चीज़ें दी गई थी जो कि मित्सकार एंड दया भागा, जिसके हिसाब से प्रॉपर्टी को बांटा जाता था। पर ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते थे क्योंकि उस साल करंट अफेयर्स में था, तो हो सकता है कि आप इसको कवर ना करके जाए, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। देन दोबारा से रिलीजन एंड इट्स स्कॉलर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया जो कि अगेन हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स में से क्वेश्चन था। जस्ट अ सेकेंड। एंड लास्ट में केव्स ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन था, हर एक केव को रिलेटेड एक उसका जोग्राफिकल एस्पेक्ट वहाँ पर दिया गया। तो अगर आपने 2021 का पेपर एनालाइज किया होता तो आप 2023 में जो केव्स के ऊपर क्वेश्चन आया था उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर अगर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को छोड़ दें तो 4 क्वेश्चन अगेन सेम पैटर्न के ऊपर रिपीट हुए थे जो कि हमने पहले देख चुके थे। फिर अगर हम 2020 की बात करें, यहाँ पर नो डाउट 10 क्वेश्चंस के आसपास पूछा गया था, पर अगर हम इनके टॉपिक वाइज ब्रेकअप की बात करें तो रिलीजन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स में से 2, स्कॉलर्स में से 1 क्वेश्चन अगेन सेम रेपिटेटिव पैटर्न, गुप्ता एज का ही क्वेश्चन आएगा, हड़प्पन एज का ही क्वेश्चन पूछा गया, मॉडर्न का ही क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप करंट अफेयर्स जेनरिक टर्म्स को छोड़ भी दें और मॉडर्न प्लेसेस एंड इन एशियन नेम्स को भी छोड़ दें, तब भी आपका यहाँ पर 2, 2, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व होते थे। इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक्स में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और जो सबसे खास बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि कभी भी वो लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री में से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि मॉडर्न एम्पायर के दौरान इस तरह के ऑफिसर्स आए या इन ऑफिसर्स का आपको नाम रटना है, ऐसे क्वेश्चंस वो कभी भी नहीं पूछ रहे। अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री वो पूछेंगे भी तो ये पूछ लेंगे कि मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के बाद किस तरह के एम्पायर्स खड़े हुए। गुप्ता एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि उसके डिक्लाइन के बाद किस तरह के एम्पायर्स हैं। तो ये हमारे को पैटर्न से सीखने को मिलता है कि किस तरह के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तभी तो हम तैयार करेंगे कि इस तरह की हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगर हम बिना अपने टारगेट को देखते हुए किसी भी डायरेक्शन में तीर को चला देंगे तो ऑब्वियसली हम फेलियर की तरफ ही जाएंगे। तो इसी वजह से यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो उनका पैटर्न है, जो उनका एनालिसिस है, वो बहुत हमारे को एक आइडिया देता है कि तैयारी किस तरह की होनी चाहिए। एंड आपने यहाँ पर देखा कि मोस्टली वही टॉपिक्स, वही सेम कंसेप्ट रिपीट होते हैं। जैसे मैं आपको बोधिसत्वास का एग्जाम्पल दूंगा तो 2014 में बोधिसत्वास के ऊपर क्वेश्चन आया, 2015 में, 2016 में, 3 साल रेपिटेटिवली सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। पर हर साल बच्चों को लगता था कि हम इसको छोड़ के जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। पर ये समझिए कि आपको प्रीलिम्स के कट ऑफ को क्लियर करना है, आपको वहाँ पर किसी को हराना नहीं है। और जिस तरह से आप आसानी से प्रीलिम्स के कट ऑफ कैसे क्लियर करेंगे कि वो टॉपिक जो कि सबसे लो हैंगिंग है और जिनको पढ़ना समझना सबसे आसान है, तो वो अगर आप कर लेंगे तो आपके प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी। पर बच्चा क्योंकि हर एक चीज़ को अलग तरह से देखता है, अगर वो सोचेगा कि मैं साइंस एंड टेक कर रहा हूँ तो उसको ही बहुत ढंग से कर दूंगा कि इसमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो,
तो ऐसी स्ट्रेटेजी आप मत बनाइएगा। ये समझिए कि हर एक चीज़ आप कवर करके जाइए और हर एक चीज़ की पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर करिए। अगर आप एंशंट हिस्ट्री को कवर करना चाहते हैं तो उसमें जो प्रोमिनेंट थीम्स हैं, जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, उसको पहले उठाइए, ताकि आपको एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस रहे कि अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो मेरा सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। फिर अगर हम 2019 की बात करें, सिर्फ 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले टेम्पल आर्किटेक्चर, कल्याण मंडपा, उन्होंने पूछा था कि किस डायनेस्टी का एक वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स है, तो उसका आंसर था विजयनगर एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर की बात करें तो अशोकन एडिक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन था, अगेन सेम रेपिटेशन। अगर किसी ने 2019 का पेपर देखा होता तो 2022 में वही क्वेश्चन आया, तो आंसर से सही हो जाता। देन हरप्पन एज के ऊपर साइट्स में से क्वेश्चन आया और बुद्धिज़्म के दोबारा से बोधिसत्वास का कंसेप्ट पूछा गया, तो 4 साल लगातार हो गए। 2014, 2015, 2016 एंड देन 2019 में सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि रेपिटेशन है, ऐसा नहीं है कि ऑब्सक्योरली किसी भी चीज़ में से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया है। नो डाउट हो ये भी सकता है कि ऑब्सक्योर कोई क्वेश्चन आ जाए, पर हम उसकी तैयारी तो नहीं कर सकते। पर जो चीज़ें हमारे को पता है कि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनको हमारे को डिटेल में करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट हम इतना तो स्मार्टली चल सकते हैं। सो व्हाट आर द इनसाइट्स दैट वी कैन ड्रॉ आउट ऑफ ऑल दिस एनालिसिस? सबसे पहले तो पॉलिटिकल हिस्ट्री उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल हिस्ट्री हम सिर्फ एक जनरल टाइमलाइन के सेंस में करके जाएंगे कि गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद किस तरह की चीज़ें हैं, मॉडर्न के बाद एक टाइमलाइन आपको क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपके जेनरिक क्वेश्चन कभी गलत ना हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द फोकस इज ऑन द कल्चरल पार्ट, कि अगर मॉडर्न एज है, वैदिक एज है, वैदिक एज के बाद हेटेरोडॉक्स साइट क्यों निकले, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मेरे द्वारा जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स हैं, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सारे लेक्चर्स को देखेंगे तो आपके मोस्टली जितने भी PYQ हैं आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ों को डिलीवर उस तरह से किया गया है। क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको चीज़ समझ में आई। एंड एशियंट इंडियन हिस्ट्री कैन बी अ गेम चेंजर। क्यों? क्योंकि 5% के आसपास का पेपर, एटलीस्ट 5%, 5 क्वेश्चन एटलीस्ट इसमें से आएंगे ही आएंगे। तो एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसको आप नहीं छोड़ सकते। तो आप सबके लिए एक बहुत जेन्युइन एफर्ट मैं करना चाहता हूँ कि 2023 से लेकर 2014 तक पिछले 10 साल में जितने भी हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उनको ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। और ईयर वाइज डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने क्वेश्चन देखा और उसका मैंने आपको आंसर बता दिया। हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर अगर 4 स्टेटमेंट्स हैं उसका क्या मतलब हो सकता है, अगली बार इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि इस साल में हमारे को बहुत इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, जो कि अगले साल भी रिपीट हो सकती है। तो हर एक जो PYQ ईयरली डिस्कशन होगी वो एक लेंथी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगी, और मैं चाहता हूँ कि आपको उसका फ़ायदा मिले, ताकि आप ये देख सकें कि तैयारी करनी किस तरह से है हिस्ट्री की। और जो हमारा पहला लेक्चर रहेगा 2023 का PYQ हिस्ट्री डिस्कशन, वो कल शाम को 6:30 बजे हम लाइव करेंगे, और इसी तरह से इन अराउंड 10 लेक्चर्स के अंदर हम सारे हिस्ट्री के PYQ को डिस्कस करेंगे, और साथ में ये भी बताऊंगा कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी छोड़नी है, किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। और ये मैं आपको शर्त दावा कर सकता हूँ कि अगर आप ये 10 साल के PYQ डिस्कशन देख लेंगे तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे पक्का होंगे जो कि आप अगर बिना पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पर फिर भी सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। 2014 और 2015 का अगर आप पहला क्वेश्चन उठा के देखो UPSC का, तो वो एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड सेम है, जहाँ पर ये पूछा गया था कि बुद्धा के द्वारा कौन से जनपद को विजिट किया गया। तो इसी वजह से PYQs की जो रेलिवेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो हम नई सीरीज़ शुरू करेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और आप एक अपनी तैयारी को ढंग से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशेंटली काफ़ी एनफ टाइम है जिसके थ्रू हम प्रोसीड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। बिकॉज नाउ दिस इज़ द टाइम जब आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा और चीज़ों को ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा, एंड देन अपना फुट फॉरवर्ड रखना पड़ेगा। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी व्यू पॉइंट के आपकी तैयारी का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहेगा, एंड देन अल्टीमेटली वही होगा कि प्रीलिम्स के कट ऑफ के आसपास रह के आप जाके रुक जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, दैट यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस PYQ डिस्कशन। और अब यहाँ पर अगर सोर्सेज टू फॉलो की बात करें, जो बच्चे खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी तक जो मैंने आपको सारे टाइम पीरियड्स का बताया, और इनके अंदर अगर हम सबसे फर्स्ट पेज की बात करें, जब मैंने सिलेबस के बारे में यहाँ पर लिखा, तो आपने देखा कि कभी भी प्री हिस्ट्री में से पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चालकोलिथिक का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पर लास्ट में पेपर के 2 महीने पहले मैं क्रैश कोर्स निकालूंगा, जहाँ पर हर एक टॉपिक को इन अराउंड 20 मिनट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, कि अगर इन केस वर्स्ट के सिनेरियो में कोई बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका गलत ना हो।
पर आप अगर खुद से तैयारी कर रहे हो और एशियंट हिस्ट्री को अभी तक नहीं टच किया, तो क्या करिए कि जो टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 5 साल में, पहले उसको तैयार कर लेना, उसको करके मत जाइएगा। प्री हिस्ट्री आप छोड़ सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, दिस इज़ 5 स्टार्स। अगर हम वैदिक एज की बात करें, क्योंकि ऑल दो क्वेश्चन नहीं आया, पर क्योंकि कल्चरल सिग्निफिकेंस हमारे पूरे इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट की बढ़ती जा रही है। अगर आप नोट्स को देखो, आज के टाइम में जो हमारे नए नोट छपते हैं या फिर G20 हुआ था, उसमें क्या दिखाया गया, हमारे कल्चर को दिखाया गया, सन टेम्पल कोणार्क, इस तरह की चीज़ें दिखाई गई। उसका मतलब क्या है कि ऋग्वेदिक पीरियड इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से भी चलना है कि हमारा देश बदल किस तरह से रहा है। और यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि इस साल वैदिक एज के हिसाब से कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा कि वैदिक एज के रिलीजन कैसा था, सोसाइटी कैसी है, तो ये हमारे को पक्का से करके जाना पड़ेगा। देन अगर हम जनपद एंड महाजनपद की बात करें, सो इट इज़ अ लीस्ट प्रायोरिटी एरिया। लीस्ट प्रायोरिटी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको सिर्फ ये करना है कि इसके साथ साथ जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स की फॉर्मेशन हुई थी, मतलब कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका एंड चार्वक फिलॉसफी, ये आपको करके जानी है। क्योंकि वैदिक एज के आफ्टर मैथ की बात करें तो वैदिक एज में सनातन धर्म आया, वैदिक पूरा रिलीजन आया, आर्यन कल्चर आया, तो उसका ऑफशूट है ये हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स। और अगर आप चीज़ों को ढंग से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी नए धर्म निकले हैं, अब ये समझिए कि वैदिक एज के दिक्कतें क्या थी, कि रिचुअल्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो चुके थे, एनिमल सेक्रीफाइस बहुत बड़े लेवल के ऊपर था क्योंकि रिचुअल्स प्रैक्टिस किए जा रहे थे। तो जो नए धर्म निकलेंगे उनका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या होगा कि जो पुराने धर्म के ड्रॉबैक्स हैं हम उनको उठाते हुए नए लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास आइए। अगर आप कभी भी रिलीजन के इकोनॉमिक्स को समझेंगे, रिलीजन क्या है? रिलीजन एक तरह का ब्रांड है। ब्रांड का अपना एक लोगो है, अपनी एक टैगलाइन है। जैसे आज के टाइम में एप्पल है, अगर हम सैमसंग की बात करें, किसी भी बड़े ब्रांड को ले लीजिए, उसका लोगो और सिंबल होगा। उसी तरह से धर्मों का लोगो और सिंबल भी है। और धर्म बड़ा कब बनेगा? जब उसके पास बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जो नया धर्म आएगा वो क्या करेगा कि पुराने धर्म की कमियों को उठा के उसको सही करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज़्म में अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई गई कि हम सारे वर्ना सिस्टम के लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, हम नॉन वायलेंस नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समाज में डेवलपमेंट इस तरह से हुई। और अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो हिस्ट्री तो सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि एक कहानी चल रही है आपकी आंखों के सामने। अभी तक हम हिस्ट्री को सिर्फ एक रटाफिकेशन वाली चीज़ समझते थे, इस वजह से बच्चों को डर लगता है। पर मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम्स में मैं इस कंसेप्शन को बदलूंगा और हिस्ट्री को ढंग से इम्पार्ट करने की कोशिश करूँगा। मॉडर्न एम्पायर की बात करें तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर का सिर्फ आपको एक तरह से टाइमलाइन याद होनी चाहिए, टाइमलाइन के अलावा आपको कुछ यहाँ पर नहीं करके जाना। गुप्ता टाइम पीरियड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको रट के जानी है। हर्षवर्धन टाइम पीरियड में से जो इसका सिर्फ कल्चरल पार्ट है वो आप करके जाएंगे कि अगर ह्यून सेंग आया तो उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया, या फिर हर्षवर्धन की सोसाइटी किस तरह की थी, सिर्फ इतना। अब इसकी जो पॉलिटी थी वो सारा कुछ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन संगम एज की दोबारा से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करके जाना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अब जो ये आपने पूरा एनालिसिस किया, सिलेबस को देखा, तो आप चीज़ों को टोन डाउन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ों को करने की ज़रूरत है और किस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर सोर्सेज की बात करें तो आर एस शर्मा आप पढ़ सकते हैं, और या फिर आप इन टॉपिक्स में से जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव नोट्स होंगे उनको उठाइए और साथ में PYQs को करते जाइए कि किस तरह की डेप्थ आपको चाहिए। और अगर आप ढंग से चीज़ों को करना चाहते हैं तो सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक इंपॉर्टेंट कल्चर का पार्ट, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज्म, ये सब कुछ डिटेल में कवर्ड है। और अगर आप PDF इनकी जो नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे, UPSC विद कवल वोएजा। आज ये जो हमने सब कुछ डिस्कस किया है, जहाँ पर ये सारा एनालिसिस है, इसकी भी PDF मैं इस लेक्चर के बाद इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। सो मेक श्योर कि आप इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ढंग का कंटेंट मिलेगा, कोई भी फालतू चीज़ वहाँ पर नहीं डाली जाती। तो ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो हमारे द्वारा PYQ डिस्कशन किया जाएगा कल से, आप उसके साथ जुड़ेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, क्योंकि ये सारे लाइव लेक्चर्स होंगे ताकि बच्चे अपनी क्वेरीज़ को, अपने डाउट्स को साथ साथ में रिजॉल्व कर पाए और हिस्ट्री में कॉन्फिडेंट हो पाए। थोड़ा जल्दी शुरुआत करने का यही कारण है कि बच्चे एक ईज़ के साथ, एक कंफर्ट लेवल के साथ इसके साथ प्रोसीड कर सकें और मैं भी ढंग से चीज़ों को समझा सकूं। तो थोड़े लेंथी होंगे, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बता दिए, इसको हम डिस्कस भी करेंगे कि ये कंसेप्ट क्या था। सो मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको वैल्यू एडिशन में सहायता कर पाया होऊंगा। सो विद दिस वी मार्क द एंड ऑफ दिस लेक्चर।
और जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आप 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो इतनी ढंग से तैयारी करिएगा कि अगर आप फेल भी हो जाएं तो वो फेलियर का अटेम्प्ट भी ग्लोरियस हो। जैसे मैं आपको बहुत एक सुंदर कहानी सुनाता हूँ कि एक घोड़ा था, जैसे आपने जॉकी रेस देखी होगी, जो घोड़ों की रेस होती है, तो वहाँ पर एक जापानीज़ घोड़ा था जो लगभग हर रेस में हार जाता था और हर रेस में लास्ट आता था। और इस लास्ट आने की वजह से वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि 88 रेसेस हुई और 88 की 88 रेसेस वो हार गया, तो उसको बहुत फेम दिया गया क्योंकि वो हर बार हार जाता था। तो जापान का प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि मेरे को इस घोड़े से मिलना है। उस घोड़े के नाम के ऊपर बड़े बड़े ब्रांड्स लॉन्च किए गए, उसको स्पॉन्सर किया गया कि आप हमारे यहाँ पर आइए कि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं एज अ ब्रांड कि नेवर गिव अप। तो वो घोड़ा जो कि हार के भी इतना फेमस हो गया और वो घोड़ा जो जीतता था उसको इतने फेम नहीं मिला, तो आपको नहीं पता कि आपकी मेहनत आपको किस डायरेक्शन में ले जाएगी। तो अगर हारना भी हुआ तो ढंग से हारिएगा, यही मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ। ऑल दो हम कोशिश तो यही करेंगे कि सब बच्चे बने, पर क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स एंड लिमिटेड नंबर ऑफ़ सिलेक्शन होगी, तो हमारे को ज़ोर भी उसी तरह से लगाना पड़ेगा और उसी डायरेक्शन में मेरा ये प्रयास रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आज की ये जो एशियन इंडियन हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी है वो आपको समझ में आई होगी। एनालिटिकल हमने रखा, कोई भी फालतू बातें नहीं की, जो चीज़ें पूछी गई यूपीएससी के द्वारा उसके हिसाब से हमने स्ट्रेटेजी बनाई और इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बनानी है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा और इसी तरह से आप यूपीएससी में प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं केवल आप सबसे अलविदा लूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको सही लगा होगा। और इसी तरह से अगर आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी सेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पीवाईक्यू डिस्कशन, अगर आप उसमें किसी तरह का चेंज चाहते हैं, कोई आपका सजेशन है, तो वो भी प्लीज़ दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी काम करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो वेरी मच।